राउत की पत्नी वर्षा राउत को सम्मन जारी किया है और इस बार 11 जनवरी को उनको दोबारा बुलाया है। अब ईडी को यह जिम्मेदारी दी गई है सरकार के द्वारा कि इनकी चाहे प्रॉपर्टी जब्त करनी पड़े, चाहे इनकी संपत्तियां नीलाम करनी पड़े, इनके गाड़ियों को नीलाम करना पड़े, इन सब से पैसा जुटाकर गरीबों का जो पैसा जो पीएमसी बैंक में जमा राशि इनके द्वारा लूटी गई थी उस पैसे को वापसी दिया जाए। तो संजय राउत जी, आपसे जनता उम्मीद करती है कि बेशक इस घपले घोटाले में कोई आपका मित्र रहा होगा, कोई आपकी सहयोगी पार्टी रही होगी, उन्होंने घपले घोटाले किए हैं और अगर आपने नहीं किए तो फिर उनकी जांच होने दीजिए और इस जांच में अपना सहयोग करिए। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के सबसे बड़े बैंक घोटाले पीएमसी बैंक घोटाले की जो 6500 करोड़ की लूट हुई है उसमें ईडी ने फिर से एक बार संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को सम्मन जारी किया है और इस बार 11 जनवरी को उनको दोबारा बुलाया है। आपको ध्यान होगा कि पहले 5 जनवरी को उनको ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वर्षा राउत एक दिन पहले 4 ही जनवरी को ईडी के सामने पेश हो गई और उन्होंने अपनी सफाई में वहां प्रश्नों के उत्तर दिए। लेकिन ईडी की तरफ से जो 55 सवालों की लिस्ट दी गई थी उसका उत्तर जानने के बाद अगली लिस्ट तैयार की गई है और उसमें ईडी ऐसा समझती है कि और लोगों के भी नामों का खुलासा वर्षा राउत के जरिए होगा। यहीं आपको बताएं कि ईडी ये भी जानना चाहती है कि जो उनका निकटतम सहयोगी है, जो प्रवीण राउत, उसकी पत्नी और संजय राउत की पत्नी की जो कंबाइंड कंपनी, दोनों एक पार्टनर हैं, वहीं आपको बताएं कि उस पार्टनरशिप में बिना ब्याज का लोन ट्रांसफर हुआ था जिसकी जांच ईडी कर रही है। और ईडी के रडार पर संजय राउत की पत्नी इसी वजह से आई थी कि क्या कारण है कि ये 55 लाख रुपया ट्रांजैक्शन हुआ है, जबकि जो प्रवीण राउत की पत्नी के खाते में 1.5 करोड़ रुपया जो आया था वो पीएमसी बैंक घोटाले की ही रकम थी। पीएमसी बैंक घोटाले से लोन के नाम पर एचडीआईएल कंपनी ने पैसे लिए। एचडीआईएल कंपनी से आपको बताएं कि प्रवीण राउत की एक कंपनी है गुरु आशीष, और गुरु आशीष कंपनी और एचडीआईएल कंपनी ये दोनों एक दूसरे की पार्टनर हैं और इस तरह से पैसे का खेल हुआ कि पीएमसी बैंक से एचडीआईएल कंपनी को पैसा आया, एचडीआईएल कंपनी से ये प्रवीण राउत की कंपनी को पैसा आया और प्रवीण राउत ने एचडीआईएल कंपनी से पैसा लिया और पीएमसी बैंक से भी लोन लिया। और ये लोन की राशि छोटी मोटी नहीं, तो 95 करोड़ रुपया अभी तक का जो खुलासा हुआ है, लगभग 95 करोड़ रुपया लोन लिया जिसको वापसी नहीं किया गया। और ये घोटाला था क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जी नाम के खाते खोले गए, अल्टीमेटली गरीबों का पैसा लूट लिया गया। अब ईडी इसकी जब जांच कर रही है तो जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले प्रवीण राउत की पत्नी, फिर इसके बाद अब संजय राउत की पत्नी, और अब इसके तार धीरे धीरे शिवसेना के और नेताओं तक भी पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना के पूर्व सांसद अब शक के घेरे में रहे और उनकी भी जांच चल रही है कि उनके खाते में भी उनकी जो एक ट्रस्ट है उसको पैसा गया। तो ये सब घालमेल चल रही है, नेताओं के द्वारा बंदरबांट हुई और इस बंदरबांट में अब ईडी को ये जिम्मेदारी दी गई है सरकार के द्वारा कि इनकी चाहे प्रॉपर्टी जब्त करनी पड़े, चाहे इनकी संपत्तियां नीलाम करनी पड़े, इनके गाड़ियों को नीलाम करना पड़े, इन सब से पैसा जुटाकर गरीबों का जो पैसा जो पीएमसी बैंक में जमा राशि इनके द्वारा लूटी गई थी उस पैसे को वापसी दिया जाए। तो इस लूट की छूट में जिन लोगों ने सहयोग किया, जो नेता थे, जो पार्टी के लोग थे, वो कौन कौन थे? शिवसेना के पूर्व सांसद, शिवसेना के वर्तमान सांसद संजय राउत, कहीं इनका भी तो कोई तार जुड़ा हुआ नहीं है? ये ईडी को जानना है। और उन्होंने जो 55 सवालों की लिस्ट जो दी थी उसमें यह भी था कि आपके पास जो ये 55 लाख रुपया बिना लोन का, बिना ब्याज का पैसा लोन में आया आपकी मित्र से या पार्टनर से, तब इस पैसे का आपने क्या क्या किया? इस पैसे का यूज कहीं संजय राउत ने तो नहीं किया? एक रास्ता सुझाया गया हो कि इनडायरेक्टली इस पैसे को अपने घर में ले लिया जाए, इससे कोई खरीद फरोख्त हुई? ये सब जानना है। और
ईडी को अब अगली जो सुनवाई होगी 11 जनवरी की, इसमें अब यह जानना है कि जो कंपनियां हैं इसमें जो पार्टनर बने हुए हैं, जैसे कि ये जो है प्रवीण राउत की गुरु आशीष है, इसका ये डायरेक्टर है, कंस्ट्रक्शन कंपनी HDIL का पार्टनर है। तो ये दोनों मिलकर के जो पार्टनरशिप चला रहे हैं, इधर पत्नी जो है उसकी संजय राउत की और प्रवीण राउत की, वो पत्नी दोनों की पार्टनर हैं। ये कोई घालमेल तो नहीं है कि कंपनी बनाई, फिर पार्टनरशिप करी, फिर उसमें पैसे का लेन देन किया और जमीनों को खरीदा, फिर उन पे फ्लैट बनाया, फिर वो फ्लैट लोगों को बेचा और एक तरह से 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करने की कोशिश की गई, ये दिखाकर कि हमारे खातों में जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो लोग दे रहे हैं, वो पार्टनर दे रहे हैं, वो सामान हमसे खरीद रहे हैं। जैसा कि इस मामले में भी हुआ है कि जैसे ही ईडी की जांच हुई कि ये 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी के खाते में कैसे आए, तो इसका बहाना ये बताया गया कि ये लोन है, ये लोन लिया गया है। तो लोन लिया गया है तो इसका इंटरेस्ट दे रहे हो क्या? तो कह दिया जी ये तो पार्टनर हैं, बिना ब्याज का लोन है। ठीक है, तो बगैर ब्याज का लोन है तो इसको क्या काम में लिया गया ये तो बताएंगे। आपके पास जो ये पैसा आया, इसके पहले भी कोई ट्रांजैक्शन आया नहीं, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपया जैसे ही प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी के अकाउंट में डाला पीएमसी बैंक के घोटाले का, ये गौर करने वाली बात है कि पीएमसी बैंक घोटाले की 95 करोड़ की रकम में से 1.5 करोड़ रुपया वो अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर करता है प्रवीण राउत, और फिर प्रवीण राउत की पत्नी उसमें से 55 लाख रुपया ये संजय राउत की पत्नी को देती है। क्यों दिया गया? बगैर ब्याज के। कंपनी तो बहाना है, निशाना कहीं और था। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रवीण राउत जो कि बड़े नेता हैं शिवसेना के, शिवसेना को इस घपले घोटाले में मौन रहने की कोई राशि दी गई हो? देश की जनता भी जानना चाहती है, महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है, वो गरीब भी जानना चाहते हैं जिनका पैसा लेकर के ये लुटेरे लोग भाग गए और वो आज सड़क पर आ गए हैं। ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनकी आय उसमें लगी हुई थी, आज किसी की बेटी की शादी है, किसी को मकान लेना है, और कोई तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिटायरमेंट की पूरी पूंजी उसमें रख दी थी कि उसका ब्याज आता रहेगा, उस ब्याज से हम दवाई भी लेते रहेंगे, खाना पीना चलता रहेगा। आज उन सब परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। आज ऐसे में सब लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हम, वो लोग कहते हैं जी हमें तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि शिवसेना के नेता भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि शिवसेना को ऐसी पार्टी समझा गया कि शिवसेना तो एक ऐसी पार्टी है कि जो लोगों के हित के लिए लड़ती है, हमेशा कांग्रेस से लड़ती रही, हमेशा एनसीपी से लड़ती रही। अब बात अलग है कि वो मिलकर के सरकार चला रहे हैं, तो क्या इसका मतलब घपले और घोटाले में भी सब मिल जाएंगे? ऐसी उम्मीद जनता ने नहीं करी है। तो संजय राउत जी, आपसे जनता उम्मीद करती है कि बेशक इस घपले घोटाले में कोई आपका मित्र रहा होगा, कोई आपकी सहयोगी पार्टी रही होगी, उन्होंने घपले घोटाले किए हैं, और अगर आपने नहीं किए तो फिर उनकी जांच होने दीजिए और इस जांच में अपना सहयोग करिए। ऐसा कोशिश करिए कि गरीब जनता का पैसा उन तक वापस पहुंच सके। यहीं आपको बताएं कि अब ये अंदर अंदर बात महाराष्ट्र की राजनीति में चलने लगी है कि भाई संजय राउत की पत्नी का नाम आया है, पूर्व MP का नाम इसमें आया है, तो इन लोगों से कैसे बचा जाए, क्योंकि अब थोड़े ही दिन बाद चुनाव होंगे BMC के, और BMC के चुनाव में जनता के बीच में जब वोट मांगने के लिए NCP, कांग्रेस और शिवसेना जाएगी तो बीजेपी PMC बैंक घोटाले का मुद्दा उठाएगी, और इसका जवाब शिव सैनिकों को देना पड़ेगा, इसका जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना पड़ेगा और NCP के नेताओं को भी देना पड़ेगा कि ये जो घोटाला हुआ इसमें आपका कितना सहयोग है, इस घोटाले में बंदर बांट में कितना हिस्सा आपके पास आया। और ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, तो ये लोगों के बीच में इस समय चर्चा का विषय है। और मैं आपको बताऊं कि इसीलिए कांग्रेस की तरफ से एक बात चली थी कि साहब हम तो BMC का चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। NCP भी इस तरह की बातें कर रही है, हम तो अलग अलग लड़ेंगे। क्यों? मिलकर के सत्ता सुख भोग रहे हो, महाराष्ट्र में आप मिलकर के सरकार बनाते हो, मिलकर के घपले घोटाले करने में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हो, मिलकर के आप अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बोलते हो, मिलकर के ही आप सुशांत सिंह के मुद्दे पर मौन हो जाते हो, मिलकर ही आप पालघर के मुद्दे पर एक हो जाते हो और एक सुर में बोलते हो।
लेकिन आप चुनाव का मौका आएगा तो जनता को फिर मूर्ख बनाओगे। महाराष्ट्र की मुंबई की जनता जो है, अब चुनाव आ रहा है तो आप अलग अलग होने का ड्रामा करोगे। कहीं शिवसेना ड्रामा करती है अलग होने का कि हम तो अलग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब कांग्रेस को लग रहा है कि शिवसेना के साथ रहेंगे तो बदनामी मत्थे गड़ी जाएगी, क्योंकि सरकार में रहते हुए 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिसमें शिवसेना की उद्धव सरकार बदनामी झेल रही है। वो पालघर का मुद्दा है, वो सुशांत का मुद्दा है, वो दिशा सालियान का मुद्दा है, और अब पीएमसी बैंक का मुद्दा है। इन मुद्दों पर उद्धव ठाकरे लोगों के निशाने पर हैं, और उसका जवाब कोई मुंह से नहीं दे रहा, कोई ट्वीट से नहीं दे रहा, क्योंकि आकर के शिवसैनिक घर में पीट देते हैं, उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। इसका जवाब जनता आने वाले बीएमसी चुनाव में देगी। इसीलिए आपको बताऊं कि वो निशाने पर हैं, और इसीलिए कांग्रेस इधर उधर का रास्ता खोज रही है कि बीएमसी में चुनाव में कुछ सीटें अगर लानी हैं तो उनको लगता है कि वो तभी आ सकती है जब वो शिवसेना से अलग होकर लड़ें, तो वो कहेंगे साहब हम तो अलग हैं। इसी तरह एनसीपी भी बगले झांक रही है और मौका देख रही है कि वो बीएमसी चुनाव में किस तरीके से शिवसेना से अलग होकर के लड़े। वहीं आपको बता दें कि इस सारे मुद्दे से जो केंद्र की एजेंसियां वहां इस पीएमसी घोटाले की जांच कर रही है और अपराधियों की संपत्ति जब्त करके और गरीबों का पैसा लौटाने का काम करने में लगी हुई है, इस मुद्दे पर सारी जनता बीजेपी की तारीफ कर रही है कि भाई बीजेपी केंद्र में है तो इतना बड़ा घोटाला खुल रहा है। वरना तो इस 6500 करोड़ रुपए में कुछ करोड़ रुपया ऊपर भी चला जाता, जैसा कि पहले से होता रहा है। घपले घोटाले होते रहे और घोटालेबाज विदेश भाग गए। ये वधावन कभी जेल नहीं जाता, वधावन की संपत्ति कभी नीलाम नहीं होती, परवीन राउत कभी जेल में नहीं जाता, इसकी संपत्ति कभी नीलाम नहीं होती। लेकिन ये केंद्र में मोदी सरकार है जिनका नारा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। शायद इसीलिए पीएमसी बैंक घोटाले में ईडी की जांच में महाराष्ट्र की जनता को उम्मीद है कि उनका पैसा आज नहीं तो कल वापस मिलेगा और अपराधी जेल के अंदर होंगे। वंदे मातरम।